गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का सेट 11। और सेट 11 में मात्र हम 50 क्वेश्चंस को अभी देखेंगे, फिर बाकी के 50 और फिर 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि इस थोड़ा सा डिस्कशन, हल्का सा डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। ध्रुव दल के सेनानायक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दल का गठन नेपाल के राजविलास जंगलों में बकड़ों के टापू पर किया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मैं टिक विक नहीं लगाऊंगा इसमें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? ये बम उन्होंने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था उन्होंने इल्तुतमिश के समय में। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय 1221 में हुआ था। उस समय मंगोलों का नेता चंगेज खां था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके साथ हुई थी? यह हुई थी टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 के पश्चात टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के मध्य 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 मद्रास की संधि से खत्म हुई है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मंगलौर की संधि से खत्म हुई। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में तो सारी कहानी अलग हो गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। भास्कराचार्य की गणित की पुस्तक लीलावती है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो टकसाल से था। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। टकसाल में सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम सब विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्लिम लीग द्वारा बार बार गतिरोध उत्पन्न किए जाने से निराश होकर यह वक्तव्य दिया था। अंतरिम कैबिनेट में मुस्लिम लीग की ओर से बने मंत्रियों ने सरकार से लगातार असहयोग किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1904 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सर टॉमस रैले के अधीन वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो ये बोला था आउड्रम एवं टेलर ने। जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, ये बोला है। इसे टी आर होम्स ने बर्बरता और सभ्यता का युद्ध एवं
L.E.R. रोज ने धर्मांधों का युद्ध कहा है। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये हुआ था पटना में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं महासचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? ये रखा था उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने इससे संबंधित एक लेख यंग इंडिया में लिखा था। एम.एन. रॉय की नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी अक्टूबर 1920 में। एम.एन. रॉय के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। दिसंबर 1925 में भारत के अधिकांश कम्युनिस्ट विचारधारा के संगठन कानपुर में मिले और एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांतों के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? ये 3 भागों में बांटा था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा था। प्रथम वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थी जिसने न तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी और न ही कर देती थी। द्वितीय वर्ग में ऐसी रियासतें सम्मिलित थी जो पहले मुगलों एवं पेशवाओं के अधीन थी पर वर्तमान समय में अंग्रेजों की अधीनस्थ थी। तृतीय वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थी जिसे अंग्रेजों ने सनदों द्वारा स्थापित किया था। चलिए इसको इन सबको करिए। क्वेश्चंस को मैं इसलिए टिक नहीं लगा रहा हूँ, पहले साइलेंट करके देख लीजिए कि कितने प्रश्न आपसे हो रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? तो देखिए ये थी क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकार इच्छा शक्ति का अभाव था जिसकी परिणति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तमिलनाडु के तट पर एक अभियान को सी राजगोपालाचारी ने संगठित किया था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की जिसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/1 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। यह एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1858 में कलकत्ता में शुरू हुआ था। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? जो देखिए इसके रचयिता थी सरोजनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है महात्मा गांधी को। भारत की राजनीति में सत्याग्रह की लोकप्रिय बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण में शुरू किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संस्कृत एवं वैदिक उल्लेखों में यह सिद्ध किया था कि वेद विधवा की अनुमति देता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ये पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। महारानी के इस घोषणा पत्र में प्रशासनिक मशीनरी में सुधार एवं बेहतर प्रशासन देने का आश्वासन दिया गया था। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? ये थे बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1817 से 18 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर अंग्रेजों ने उसके साथ संधि की, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर मराठा परिसंघ कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? देखिए, तामुलुक में, सतारा और बलिया में तो समानांतर सरकार बन गई थी, मतलब लोगों ने अपनी सरकारें बना ली थी। लेकिन गोरखपुर में जो है ना, वो समानांतर सरकार नहीं बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामुलुक यानी मिदनापुर बंगाल, सतारा यानी महाराष्ट्र और बलिया उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बिहार में भी कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। पूरे प्रदेश में 80 थानों पर जनता ने कब्जा कर लिया, जिनमें से 45 थाना क्षेत्र में 1 से 2 महीने तक जनता का राज चला। पॉलीगढ़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु में। पॉलीगढ़ों का विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमिका व्यवस्था के विरोध में शुरू हुआ। यह विद्रोह 1802 में शुरू हुआ था। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई थी। आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध है, तो यह है 19वीं सदी से। 19वीं सदी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों में आधुनिक भारत में नवजागरण का प्रारंभ माना जाता है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आधुनिक भारत में खैरवाड़ विद्रोह का संबंध था, तो ये था बिहार से। खैरवाड़ विद्रोह या सरदारी विद्रोह बिहार वर्तमान झारखंड से संबंधित जनजातीय विद्रोह था, जिसका विकास 1870 के दशक में हुआ। खैरवाड़ जनजाति बिहार के रोहतास एवं वर्तमान झारखंड के पलामू जिले में पाई जाती है। अनहैप्पी इंडिया के रचयिता हैं, तो ये हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय द्वारा 1928 में कैथरीन मयो की पुस्तक मदर इंडिया के विरोध में की गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के समय ब्रिटिश दमन के फलस्वरूप हुई थी। डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की?
वो ये स्थापित की टंकवेबार में। डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने तंजौर जिले के त्रंकवेबार में 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश सरकार को बेच दी तथा भारत से चले गए, परंतु चीन के साथ उनका व्यापार जारी रहा। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए 2 और 3 सत्य हैं इसमें। उसने 1509 से 1530 तक शासन किया। उसके साम्राज्य के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना की। इससे पूर्व यहाँ सुलु वंश का शासन था। कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु साहित्य का नया युग प्रारंभ हुआ। बड़बोसा, पायम और नोनी जैसे विदेशी यात्रियों ने उसके श्रेष्ठ प्रशासन और शासनकाल में साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है। चलिए 31 पे आते हैं। किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? तो देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत में 1853 का जो चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश सांसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को नहीं ये वाला नहीं होगा। यही है 1853 का जो चार्टर था ना, उसके लिए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का वो किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, इस चार्टर के तहत कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 1881 से। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य करवाया गया और इसी वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत हुई। लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार 1881 ईस्वी में भारत का पहला कारखाना अधिनियम भी पारित किया गया। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1883 में। 1883 ईस्वी में रिपन के काल में इल्बर्ट बिल पारित किया गया। इस बिल के विरोध में अंग्रेजों ने जो विद्रोह किया उसे श्वेत विद्रोह भी कहा गया। 1882 ईस्वी में ही रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन करवाया। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था? एओ ह्यूम को। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। लॉर्ड डफरिन के काल में एओ ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 ईस्वी में स्कॉटलैंड के निवासी एओ ह्यूम की सहायता से की गई थी ये कांग्रेस की स्थापना। इन्हें ही शिमला का संत कहा जाता है। ये गैर सैनिक अधिकारी थे ये। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पटना के नखास पिंड नामक स्थान को नमक बनाने के लिए तय किया गया था। 16 अप्रैल 1930 को एक जुलूस सर्चलाइट के पूर्व मेजर अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नखास पिंड के लिए निकला, जिस पर पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया था। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 5 राज्य जो है ना वो स्थलरुद्ध हैं। भारत में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं एवं उनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो ये राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना। यहाँ पर
सिर्फ दूसरे देशों के साथ जिनकी सीमाएं नहीं मिली है उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं, और जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उनको। नीति दर्रा एवं मानाला दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित है? यह है उत्तराखंड में। नीति दर्रा एवं मानाला दर्रा विद्याध हिमालय प्रदेश के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि बोमीडीला एवं दिफू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काराकोरम दर्रा, चांगला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सब बराबर ही समाचार पत्र में आता रहता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये। इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो देखिए, पहले आएगा अवध का मैदान, फिर आएगा रुहेलखंड का मैदान, फिर आएगा मगध का मैदान, और सबसे लास्ट में है मिथिला का मैदान। तो रुहेलखंड का जो मैदान है वो गंगा का सबसे ऊपरी मैदान है। इसके बाद अवध का मैदान है जो उत्तर प्रदेश के भाग में है, एवं बिहार में प्रवेश करने के बाद दक्षिण में गंगा का मैदान एवं उत्तर में मिथिला का मैदान आता है। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्य श्रेणियों से निकलकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तालेचर उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कोयला खान के लिए। तालेचर उड़ीसा क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड राज्य में है एवं सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। झारखंड में कोयला की सबसे बड़ी खान झड़िया में है। तालेचर के कोयला का उपयोग मुख्यतः राउरकेला स्टील प्लांट में किया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है प्रतिशत में, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। 2011 जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में 95.17% में है। इसके बाद उड़ीसा में 96.63% है एवं छत्तीसगढ़ में 93.25% है। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? देखिए, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिले के एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड एवं बिहार के पश्चिमोत्तर प्रांत में पाई जाती है। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में सर्वाधिक थारू जनजाति है। ये एक कौन सा त्यौहार है जिसको शोक के रूप में मनाती है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत खास प्रश्न यहाँ से भी बनता है। निम्नलिखित में जोवियन ग्रह बाह्य ग्रह नहीं है, तो मंगल ग्रह नहीं है। सौर मंडल में 2 प्रकार के ग्रह हैं, आंतरिक एवं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आता है। पृथ्वी आंतरिक ग्रह में आता है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो यह है प्रशांत प्लेट। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट है। पृथ्वी के धरातल को 7 बड़े एवं लघु प्लेटों में बांटा गया है। सभी प्लेट गतिशील होते हैं। प्लेटों की गतिशीलता से धरातल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी की धरातल की 7 बड़ी प्लेटें यूरेशिया प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट एवं प्रशांत प्लेट है। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? ये करती है 0.68%। समस्त जलराशियों का 92.72% जल जो है महासागर में मिलता है। इसके बाद हिमनदियाँ 2.05% तथा भूमिगत जल 0.68% जल का संचय करती है। तो सभी जल जो है ना वो उपयोग के लायक नहीं है, खास करके महासागर का जल तो उपयोग के लायक है ही नहीं। नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? तो देखिए, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थलीय एवं समशीतोष्ण मरुस्थल है। इसका विस्तार अंगोला, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका तीनों में मिलता है।
भारत में थार मरुस्थल है, वहीं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। देखिए बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है ना, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का ही भाग है। इसका निर्माण टर्सरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। तो ये दिए गए सभी पहाड़ों से नया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका उत्तर है ना ई हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो ये विस्तार है दरभंगा में, सहरसा में, पूर्णिया में, सारण में और मधेपुरा में। तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, सारण एवं चंपारण जिले में है। ये मिट्टी गन्ना, धान, गेहूं एवं मक्का के लिए उपयुक्त है। निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। चलिए इसको सही मिलान करके देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो छपरा में क्या हो जाएगा, छपरा में कौन सी नदी है, छपरा में सरयू है, जहानाबाद में दरधा है, दरभंगा में बागमती है और फतुहा में जो है ना वो पुनपुन है, ठीक है। तो बस देख लीजिए एक बार, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इस हिसाब से 50 क्वेश्चन को ही देखेंगे और इसमें आपको देखना है कि आपके कितने सही हुए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। रागी या मड़ुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। रागी उत्पादन में भारत में बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार के दरभंगा में इसकी सर्वाधिक खेती होती है। इसके अलावा लीची एवं मखाना उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा एवं सब्जी उत्पादन में तीसरा है। तो आप लोगों ने अभी सारे प्रश्नों को देखा होगा, मैंने जानबूझ के कोई टिक नहीं लगाया। यहाँ पर मैं चाहता तो कुछ इस तरह की कलाकारी कर सकता था, इस तरह से कुछ लिख सकता था, कलर बदल के भी कुछ लिख देता, ठीक है ना। लेकिन मैंने इस तरह से कुछ नहीं लिखा क्योंकि आप लोग जो है ना खुद प्रैक्टिस करें। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं। 50 क्वेश्चंस का सेट था और साइलेंट करके इसको एक बार सुनिए और इसके बाद जो है ना देखिए कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे फिर अगले सेट के साथ। धन्यवाद।